प्रधानमंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को और पूरी सरकार को कि अग्निवीर योजना को अच्छे से चलाया जाए। केवल वहाँ नहीं, पूरे देश में हर विभाग में योजना चलाई जाए। आज युवा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। राष्ट्र तभी उन्नत करेगा जब जिस राष्ट्र का किसान खुशहाल होगा। ये तो अमित शाह जी ने कहा है, संभव नहीं है। हम सबको एमएसपी पे नहीं ले सकते। नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस टाइम हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां पर भारतीय कृषक दल ने धरना दे रखा है। अब इनके मुद्दे क्या हैं और इनकी मांग क्या है, उसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सर, जैसे भारत सरकार ने, केंद्र सरकार बीजेपी ने सारे बिल वापस ले लिए थे और उसके बाद भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय कृषक दल विभिन्न ज्वलंत मुद्दों के साथ आज धरने पर है। एक तो जो बिल वापस ले लिया और जो बिल के साथ में जो वायदे किए थे वो सरकार उन पे सारे पे नकार दिए सारे वादे। न तो कोई मुकदमा वापस हुए, न ही किसान की कोई आय बढ़ी। एमएसपी पर भी कोई नीति नहीं बनी। किसान का मेन मुद्दा है कि उसकी उपज का उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान की स्थिति ये है कि वो दुखी है। पूरे संपूर्ण देश में, विभिन्न राज्यों में हर चीज का किसान, कोई लहसुन का किसान है, प्याज का किसान है, कपास का किसान है, गेहूं का किसान है, करेला का किसान है, आलू का किसान है। हर किसान जो अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रदेशों में खेती करता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसको उसकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल। भारतीय जनता पार्टी का कहना और केंद्र सरकार का कहना है कि हमारी सरकार में किसान संपूर्ण तरीके से खुश है और अच्छे और आय भी दुगनी हुई है। आप लोग समझ सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, जरूर आप दिल्ली में हैं, जंतर मंतर पर हैं, लेकिन आप कभी हकीकत के रूप में हरियाणा के हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि किसान भुखमरी की कगार पर है, किसान आत्महत्याएं करने पर विवश है, किसान कर्जदार है, किसान को न बिजली सही मिल पा रही है, न तो किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा ही माफ हो रहा है। जो पैसा माफ कर रहे हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा माफ हो रहा है, उनको सब्सिडी दी जा रही है। जिस किसान ने देश के लिए इतनी मेहनत की कि जो अन्न हम लोग बाहर से मंगवाते थे, आज वो इतना गेहूं पैदा करके हम लोग बाहर भेज रहे हैं, उसके बावजूद उस किसान की न तो उसको कृषि की सही उपज मिल रही है, न तो उसको सही स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं, नहीं उसको किसी प्रकार से शिक्षा पर हो रहा है। उसकी पोजीशन ये है, वो बहुत दयनीय स्थिति में है। भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं आज जो उपवास पे जंतर मंतर पर बैठा हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजा का काम होता है कि गोपनीय ढंग से भी जनता के बीच में जाना। एक दिन छोड़ दीजिए सब व्यवस्थाएं और गोपनीय ढंग से आप निकल करके, आप तो इन सब चीजों में बहुत माहिर हो, निकल करके कभी जाइए किसान के खेत पर और उस किसान से एज ए प्रधानमंत्री नहीं, एज ए नागरिक पूछिए, क्योंकि आपके साथ जो एसी में बैठ करके प्रशासनिक अधिकारी नीति बनाते हैं वो किसान के हित की नीति नहीं है। चिंतन करिए। प्रधानमंत्री आम लोगों के बीच में कैसे जाएंगे? उनको तो कुछ गाइडलाइंस भी होते हैं। मैंने कहा ना, राजा को सभी गाइडलाइंस हैं और सभी गाइडलाइंस नहीं है। राजा तो राजा है, लोकतंत्र का वो राजा है। तो प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी भी समय कैसी भी स्थिति में तमाम प्रकार की उनकी सुरक्षाएं हैं और वो जाकर के किसान के खेत से ही धरातल की बात जान करके उस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना रहा था, जो भी हम खरीद करते हैं, सरकारी जो भी खरीद होती है सब एमएसपी पे ही हो रही है। बड़ी चिंता का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके भी संज्ञान में डाल दूं कि पंजाब ने तो लड़कर के, हरियाणा पंजाब ने एमएसपी ले ली। उत्तर प्रदेश में आज भी एमएसपी पर 10% लोग नहीं अपना फसल बेच पा रहे हैं। उनको औने पौने दामों में मंडियों में या साहूकारों के यहाँ बेचना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अमित शाह जी ने कहा है, संभव नहीं है। हम सबको एमएसपी पे नहीं ले सकते। ये उनसे पूछिए, सरकार से पूछिए। इसमें तो किसान परेशान है ना। किसान परेशान है, तभी तो दौड़ रहा है। का दाम मिल रहा है? अगर मिल रहा होता तो आज जंतर मंतर पर मैं, लागत निकल ली है। लागत अगर मिल रही होती तो मैं यहाँ नहीं होता। लागत नहीं निकल रही। अगर लागत निकल रही होती तो मैं जंतर मंतर पर यहाँ नहीं होता, अपने खेत पर किसानी का काम करता होता। अभी बीजेपी सरकार अभी चुनाव हुए विधानसभा के, जहाँ पर वो बहुमत से जीते हैं, तो उन्होंने बिजली और इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। चुनाव जीतने की जो नीति है वो बहुत स्पष्ट नीति है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी कि रेवड़ी न बांटी जाए। जैसे मैं तो केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी ने भी
जिस तरीके से सरकार बनाई है उसमें भी रेवड़ियों का काम हुआ है, अन्य लोग भी बांट रहे हैं रेवड़ी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की उस बात से सहमत हूँ कि रेवड़ी नहीं पटनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र हित में जिनको मिलना चाहिए, किसान को ब्याज मुक्त ऋण मिले, किसान को क्रेडिट कार्ड पर जो भी नियम बहुत हार्ड हैं उनको शिथिल किया जाए, उसको निःशुल्क बिजली दी जाए, अच्छे बीज उपलब्ध कराए जाएं, तब जाकर के देश उन्नति कर पाएगा। राष्ट्र तभी उन्नति करेगा जब जिस राष्ट्र का किसान खुशहाल होगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। आज युवा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, चिंता का विषय है। नहीं मिला, कहाँ मिला? क्यों? अग्निपथ चलाया, अग्निवीर बना रहे हैं, और भी 2 करोड़ रोजगार देने का था, 10 लाख अभी देने को कहा है। बढ़िया बात कही। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी योजना है, बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को और पूरी सरकार को कि अग्निवीर योजना को अच्छे से चलाया जाए। केवल सेना में ही नहीं, इससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये केवल वहाँ नहीं, पूरे देश में हर विभाग में योजना चलाई जाए। और जो मैं ज्ञापन देने जा रहा हूँ उसमें मैं मांग कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे भारत में जो भी IAS अफसर हैं, PCS अफसर हैं, ITS अफसर हैं, IES अफसर हैं, वो सब अग्निवीर के दायरे में हों, अग्निवीर के रूप में चुना जाए, ताकि जो और लड़के जो मेहनत कर रहे हैं IAS बनने की, वो भी 4 साल बाद आ जाए। लेकिन आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना रहता है हमेशा हम योग्यता के अनुसार रोजगार सबको मिल रहा है। क्या मिल रहा है रोजगार? योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार क्या रोजगार मिल रहा है? आप चलिए BA, MA, BSc, MSc, टेक्निकल डिप्लोमाधारी किसी व्यक्ति को रोजगार करते हुए देख लीजिए। नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिए ना। चलिए मैं इनसे अब सवाल करता हूँ, आपका सर नाम क्या है? प्रमोद यादव, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय कृषक। जब किसानों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सरकार किसानों के हित में नहीं है, फिर भी इस बार बीजेपी सरकार कैसे आ गई? देखिए, आप जानते हैं कि देश की 90% आबादी वेल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण है सरकार की वो शिक्षा की गलत नीतियाँ। वो चाहती है कि भारत का नागरिक वेल एजुकेटेड ना बने, और आपने देखा होगा वेल एजुकेटेड लोग कभी सरकार और पार्टियों के विभिन्न जो राजनीतिक लोगों के आंदोलन होते हैं उनमें कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। भीड़ का हिस्सा बनता है जो लोग शिक्षा को बढ़िया तरीके से ग्रहण नहीं कर पाए, उनको छोटा छोटा लालच दे करके भीड़ का हिस्सा बना लिया जाता है, और राजनीतिक लोग जो हैं अपने विभिन्न साम दाम दंड भेद अपना करके सत्ता को हासिल कर लेते हैं। यही 2022 के चुनाव में हुआ, यही सरकारों को ने पहले अनुभव किया है। आज आप देख रहे हैं, अभी कह रहे थे, आपने कहा था कि सरकार योग्यता अनुसार रोजगार देगी, तो मैंने नहीं कहा, सरकार का कहना। सरकार करिए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, भारत के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के सुपुत्र जो BCCI के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कौन सी योग्यता परीक्षा पास की? उसमें कौन से सिलेक्शन बोर्ड ने सिलेक्शन किया? कौन सी एजुकेशन उन्होंने ली और कौन सी कंपटीशन पास की जिससे सब BCCI के अध्यक्ष बन गए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश में योग्यता का और श्रम का दोनों का हनन हो रहा है। आज एक मेहनत कश आदमी जो 18-18 घंटे 12-12 घंटे मेहनत कर रहा है, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को शाम को बढ़िया भोजन नहीं दे पा रहा है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई तो आप समझ रहे हैं, आपने देखा, अनुभव किया होगा, चैनल के माध्यम से आपने दिखाया होगा कि आज जो सत्ता में बैठे हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वही लोग जब 450 का गैस का सिलेंडर था, LPG का, जब 20 रुपये 25 रुपये में जो है हमारा प्याज, लहसुन, आलू बिक रहा था, सब्जी बिक रही थी, तब जिस समय 60 रुपये 55 रुपये में डीजल पेट्रोल था, उस समय सड़कों पर रो रहे थे। कौन? हाय महंगाई। कौन?
भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज गृह मंत्री हैं, जो आज प्रधानमंत्री हैं, जो आज रक्षा मंत्री हैं, आप उनके वीडियोस देखिए, उनके द्वारा दिए गए भाषण देखिए, सुनिए, और उनके द्वारा किए गए सड़कों पर धरना देखिए, प्रदर्शन देखिए। आज मैं यही तो कहना चाहता हूँ, देश की जनता ने सम्मान के साथ आपको कुर्सी दी है, क्योंकि आपने वादा किया था हम महंगाई घटाएंगे। वादा पूरा नहीं हुआ। महंगाई घटाएंगे। आपने कहा था हम अच्छी पॉलिसी एजुकेशन की लाएंगे। आपने कहा था हम रोजगार देंगे। आपने कहा था हम राम राज्य लाएंगे। आपने कहा था काला धन ला करके सब। तो अभी भी कह रहे हैं राम राज है। राम राज्य है नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, राम राज्य है। क्या राम राज्य ये है कि क्या ये राम राज्य है कि 200 रुपए में खाने वाला तेल बिके? क्या ये राम राज्य है कि 100 से ऊपर पेट्रोल का कीमत हो? क्या ये राम राज्य है कि 5 महीने बीतने के बाद में बच्चों को किताबें और आज तक सरकार उपलब्ध नहीं कराई? क्या ये राम राज्य है? अभी आप प्रधानमंत्री योजना आवास योजना की बात कर रहे थे, अभी ये यहाँ पर जो टावर गिराया गया है उसकी बात कर रहे थे कि भाई ये योजनाओं में कहीं गलती हुई है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से आज मैंने ज्ञापन में 7वां बिंदु का ज्ञापन मैं दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ एक वानगी भी मैंने दी है जिसका प्रधानमंत्री आवास बाबा जी के बुलडोजर ने गिरा दिया। और मैं संज्ञान में आपके डाल दूं, प्रधानमंत्री आवास तब स्वीकृत होता है, उसका पैसा तब आवंटित होता है जब राजस्व यानी एसडीएम, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जगह सही है, ये जगह इसकी है, इस पर प्रधानमंत्री आवास बन सकता है, तब प्रधानमंत्री आवास का पैसा आवंटित होता है। उस आवास को भी बुलडोजर ने गिरा करके उसको बेघर कर दिया। अच्छा, क्योंकि वह भाजपा का एजेंट नहीं है, एजेंट नहीं, क्योंकि वह भाजपा का वोटर नहीं है, क्योंकि भाजपा की जयकार जो भाजपा में है वो सही है, वो तो फिर यही आपका कहना है। गंगा जल आपने देखा उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे मुख्यमंत्री के हटने के बाद उसको गंगा जल से धोया गया, पवित्र किया गया। तो ये सब आप समझ रहे हैं, भाजपा तुरंत गंगा जल से पवित्र कर लेती है, सब हो जाती है। हाँ। अच्छा, अग्निपथ की बात करूं, अग्निवीरों की, तो उसके बारे में क्या? अग्निपथ सरकार ने जो योजना चलाई है, मैं कहता हूँ वो योजना सरकार एक सीमित समय के लिए चला रही है, ठीक है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अगर सरकार अग्निवीरों की योजना से खुश है तो डीएम, एसपी, सीओ और बड़े पद हैं, इन पर सब पर अग्निवीर योजना के तहत कार्रवाई करे, देश का पैसा बचेगा, कम समय में लोग रिटायर होंगे, बाद में जैसे कहा था बाद में अपने गार्ड करे बन जाएंगे, कहीं कहा था भाजपा के लोगों ने कहा था 10 साल बाद जब वो हट जाए सरकारी प्राइवेट सचिवालय इनमें इनको जॉब दी जाए, इनको जॉब मिल जाएगा। तो डीएम साहब 10 साल के बाद खुदे कहीं गेट पे चौकीदारी करेंगे। अच्छा, एसपी साहब खुदे कहीं कंपनी गेट पे चौकीदारी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 साल के बाद सरकार ने कहा था कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनको गार्ड आदि की नौकरी सरकार 4 साल बाद देगी। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के जितने मंत्री हैं, किसी भी पार्टी के सही, जितने एमएलए एमपी हैं, किसान उनको अपने खेत पर गाय सांड है ना, इनकी रखवाली के लिए आज ही ड्यूटी देगा, वो मंत्री पर छोड़ दें। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, आपसे एक आपका नाम क्या है? मैं बीके विनय प्रकाश श्रीवास्तव हूँ। ये आपके सवाल रहेगा, जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं अग्निपथ योजना के तहत, ठीक है, उनको 4 साल बाद 11.5 लाख बिजली तो दिए जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि 24 साल की उम्र में 11.5 लाख कौन जमा कर लेता है? ऐसा है, ये सब टेम्प्रोरी व्यवस्था है। सरकार वास्तव में देखिए तो कंगाल होती जा रही है, और अभी उत्तर प्रदेश में क्लास 4 की सेवाएं 2010 से समाप्त कर दी गई हैं, और सेवा प्रदाता के माध्यम से वहाँ पे ये केवल इसलिए है कि बड़े बड़े अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं, जो सरकारी जो एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द रहते हैं, वो अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए नीचे वाले लोगों की नौकरी खाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा नहीं लगता है, आप देख लीजिएगा कुछ ही समय में, क्योंकि सबको खाने वाले के लिए भी कोई खाने वाला तो पैदा हुआ है। अभी लास्ट सवाल ये रहेगा कि अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, मैं तो कृषि विभाग में रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कृषि निदेशक रहा हूँ,
और मैं सारी समस्याओं को ठीक से अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। और पूरे ईमानदारी के साथ मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि ये सभी सरकारें, चाहे ये किसी भी पार्टी के हों, चाहे मेरी भी सरकार बन जाए, सभी सरकारें भ्रष्टाचार में संपूर्ण रूप से डूबी हुई हैं, ठीक है ना, संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। अब इससे निकालने का एक ही उपाय है, वो है ईश्वर। इसलिए मैं एक, आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। 26 वर्षों से वहाँ की पढ़ाई पढ़ करके मैंने ईमानदारी का पाठ पढ़ा है और कैसे भ्रष्टाचार ख़त्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला तरीका तो अपने अंदर का भ्रष्टाचार ख़त्म करिए। लालच, हम सुधर, लाभ ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भ्रष्टाचार है। केवल पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्ट जिसके आचार विचार व्यवहार सब गंदे हों, ठीक है ना, जिसकी वजह से दुर्व्यवस्था कायम हो जाए पूरे समाज में। इस समय पूरी दुनिया की बात मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में इस समय जो अभी आप राम राज की बात कह रहे थे कि राम राज, हम नहीं, भारतीय सरकार, हाँ सरकार करिए, तो अभी राम राज्य तो नहीं है, ठीक है। राम राज्य तो अभी 2036 के बाद आएगा, ठीक है ना, पूरे विश्व में आएगा। लेकिन अभी तो रावण राज्य है, ठीक है ना। रावण राज्य को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वारफेयर स्टेट, जहाँ हर बात के लिए युद्ध हो। और राम राज कहते हैं जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जहाँ हर बात के लिए जो है, हर बात के लिए राजा प्रजा सभी जो है, कोई युद्ध ना हो, अयोध्या बन जाए देश पूरा जो है। अभी तो युद्ध चल रहा है चारों तरफ, अयोध्या में भी युद्ध चल रहा है, यरूशलेम में युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व में युद्ध ही युद्ध चल रहा है। अभी जोरू जमीन को लेकर के, जर जोरू और जमीन, उसी को रिफाइंड वे में भगवान ने गीता में कहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अच्छा, अभी आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, यहाँ पर धरना देने का मुख्य कारण क्या है? सरकार कुछ नहीं कर सकती है, कोई नीचे वाली सरकारें अब कुछ नहीं कर सकती हैं। अब ऊपर वाली सरकार ही जो करेगी सो करेगी, तो इनसे मांग करना भी बेकार है। अभी 2022 तक, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, अभी 1-2 महीने में 2022 भी पूरा होने जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि 2022 तक, अपने प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छी सोच लेके चले थे कि 2022 तक आमदनी दूना कर देंगे किसान। हुई नहीं? अरे दूना कह रहे हैं कि आधा भी नहीं रहा। अब तो जो है किसान जो है, अब जो है खेती छोड़ देंगे, ठीक है ना। और प्राकृतिक आपदाएं भी ऐसी हो रही हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 100 रुपये का मान लीजिए कोई भी उत्पादन हो रहा है, जैसे धान की खेती मान लीजिए, 100 रुपये की खेती के पीछे जो किसान 24 घंटे लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, ऐसे छोटे और मझोले और इस तरह के किसान जो है, उनका 100 रुपये के पीछे 50 रुपये खर्चा हो जा रहा है खेती पे। और जो 50 रुपये उनकी बचत कहिए चाहे लाभ कहिए, उसको तो मैं श्रमांश कहता हूँ, लाभांश नहीं कहता हूँ। तो उनका श्रम का पैसा एक तरीके से जो 24 घंटे लगे हुए हैं वो बच रहा है उनका। और जो भी किसान, लाभ नहीं हो रहा, लाभ का तो कोई मतलब ही नहीं है साहब। आगे सुन लीजिए, जो भी किसान जो है, जो भी किसान, हाँ, जो भी किसान जो है, जो बड़े किसान हैं या जो दूरदर्शन से खेती कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में बैठे बैठे खेती करा रहे हैं, उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सब जोड़ के 100 रुपये के पीछे 100 रुपये से लेकर 150 रुपये हो जा रहा है। अब 100 रुपये का तो धान हो, 150 रुपये खर्चा हो जाए, तो आप बताइए। उसके ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं जब पड़ जा रही हैं, तो उत्पादन 10-20% नहीं घट रहा है, आधा घट जा रहा है। तो दूना लाभ तो जो है हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दूना लाभ ना हो, दूना लाभ हो सकता है, लेकिन जो है उसके लिए प्राकृतिक प्रायोगिक यौगिक खेती करनी पड़ेगी। जितना वैज्ञानिक खेती करेंगे उससे घाटा ही घाटा होता जा रहा है। ओम शांति, नमस्कार। तो हमारे साथ ये मौजूद थे भारतीय कृषि दल के लोग, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो वादे किए थे एमएसपी पर गारंटी देने के, और बिल वापस लिया है, लेकिन पर हमें और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और आय दुगनी नहीं हुई है। मैं अजीत साहब, आप देख रहे थे। आप अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम यूं ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को